गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने जैसे आपको बोला था कि टीआरई के मैं पेपर डिस्कस करूंगी। ये एनालिसिस नहीं होगा, हाउ टू डिड्यूस वाला सीरीज नहीं है, बट वी विल सी ब्रॉडली कि क्या थीम्स है या थीमेटिक क्या लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो कि प्रोबेबली बीपीएससी में पूछा जा सकता है। इससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, बीपीएससी में ये प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। 100% तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती है, बट हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो मेरा पहला एनालिसिस है, मैं देखी कि यहाँ पे करंट अफेयर्स ना मोस्टली जनवरी फरवरी 2024 से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी चूंकि सितंबर में होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जनवरी से पीछे जाने की जरूरत है। बाकी अगर 69th का पैटर्न देखो तो बहुत ही कंटेम्पररी इशू पूछ रहे। कंटेम्पररी इशू मतलब जो कि एक दो सालों में ना बहुत न्यूज में चल रहा है, जो कि कॉमन सेंस से हो सकता है। और अगर फैक्चुअल भी पूछा, अगर ये टीआरई का देखे पेपर, तो वो जनवरी से फरवरी के बीच में ही क्वेश्चन पूछे हैं। एक और चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि वो इमीडिएट करंट अफेयर्स नहीं पूछे हैं। मतलब सपो ये जुलाई में हुआ है शायद, तो जून का ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, इन्होंने पूछा है मोस्टली जनवरी और फरवरी से कि बताओ ये फेब में हुआ है, या जो भी न्यूज अगर आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द न्यूज जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो जनवरी और फरवरी से है। तो बेसिकली हम लोग चलो डिस्कस करते हैं ये बिहार टीचर की जो ये पेपर थी वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री which country space agency have allowed private companies to conduct tours of international space station? देखो ये करंट अफेयर्स है। इसका आंसर मैं बता सकती हूँ कि डिड्यूस कैसे किया जा सकता है, बट ये न्यूज में था। एंड कुछ कुछ प्राइवेट एजेंसी ना ये कर रही हैं कि आप जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप जानते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना वो 400 किलोमीटर के अर्थ के ऊपर स्थित है, जहां पे कि ये पार्किंग बोला जाता है कि कुछ भी स्पेस है। अभी आप सुन रहे होगे सुनीता विलियम्स यहाँ पे फंसी हुई थी, बहुत सारा न्यूज में था ये। ठीक है, तो ये 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे है, और ये कंबाइन है, शायद कनाडा का है, यूरोप का है, यूएस का है, नासा का है। तो ये कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, कि एक ये मल्टी कंट्रीज एक इनिशिएटिव है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड किया हुआ। खैर भारत भी इस ओर थोड़ा अग्रसर है, एंड वो अपना इंटरनेशनल मतलब अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ो, भूटान, नेपाल, सिंगापुर। दूसरा है तुर्की, स्वीडन, इटली। तीसरा है गिनिया, बुरुंडी, पैराग्वे। मोर देन अबव। ठीक है, तो अब यहां देखो ये बुरुंडी है। बुरुंडी आपको पता है कि ये बहुत ही पुअर कंट्री है। तो क्या ये ऐसा इनिशिएटिव ले सकता है जहां खाने पीने की दिक्कत है, प्राइवेट कंपनीज को बोलेगा कि जाओ भाई लोगों को घुमाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? कितना ही नॉनसेंस वाली ये बात सुनाई देती है। तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, हमारा नेबर भूटान और नेपाल, ये इतनी छोटी कंट्रीज है, इनका तो अपना स्पेस प्रोग्राम भी नहीं है। तो ये होना बहुत ही मतलब नामुमकिन सी बात है। सो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो हमारा क्या बचता है, तुर्की, स्वीडन एंड इटली। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये हो सकती है। मैं आपको खैर बताती हूँ कि मैं इसका आंसर भी प्रिपेयर की हूँ। मैं डायरेक्टली नासा के साइड से ये की हूँ। दीज आर द कंट्रीज हु हैव सेंड देयर पीपल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमारे ऑप्शन में क्या क्या था? ठीक है, देखो कनाडा तो होगा ही क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, ये कनाडा तो होगा ही क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स तो होगा ही क्योंकि ये फॉरनर है। यहाँ पे तो अभी ये टेस्ला, अरे एलॉन मस्क का जो है वो भी भेजते हैं लोगों का। फिर उसके बाद यहाँ ब्राजील है। फिर यहाँ पे देखो हमारे ऑप्शन में क्या क्या था। हमारे ऑप्शन में टर्की था, हमारे ऑप्शन में स्वीडन था, और इटली था ना। सो ये तीन हैं जो भेजे हैं। और भी आप देख सकते हो कि देखो इस कॉन्टिनेंट से सिर्फ ब्राजील है, इस कॉन्टिनेंट से सिर्फ साउथ अफ्रीका है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है। अगर इधर एशिया से भी देखो ना, तो जापान है, साउथ कोरिया जो डेवलप्ड नेशन है, मलेशिया है, इंडिया से नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये नासा के साइड से मैंने डाउनलोड किया कि विजिटर्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय द कंट्री। ठीक है, तो उसका आंसर बी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन केरला। ये बहुत ही कॉमनली नोन फैक्ट है।
आपको पता होना चाहिए कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। बंकिम चंद्र चटर्जी नोबल आनंद मठ वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1882। ये घटना चक्र का बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, अगर आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखो, सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, जनरली जो सोनार है ना वो वाटर में कुछ भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जनरली सबमरीन वगैरह को करने के लिए होता है। तो लोकेट अंडर वाटर हिल, हाँ हो सकता है। सोनार क्या है, साउंड टेक्निक है ना, कि वो जाता है टकराता है किसी ऑब्जेक्ट से, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, फिर वो उसका पता करता है साइज क्या है, ये है। तो सोनार टेक्निक उस बेसिस पे काम करता है। सॉरी। सो ये अंडर वाटर हिल भी डिटेक्ट कर सकता है, डेप्थ ऑफ द सी, हाँ ये भी कर सकता है, टू लोकेट आइसबर्ग, हाँ ये भी कर सकता है। तो इसका आंसर ना मोर देन अबव है। मैं सॉल्यूशन में कुछ कुछ दी हुई हूं कि क्या क्या टेक्निक्स है। सोनार इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेटिंग रेंजिंग सिस्टम। इट इज हेल्पफुल इन एक्सप्लोरिंग, ठीक है, एंड मैपिंग ओशन बिकॉज साउंड वेव ट्रैवल फर्दर इन वाटर एंड डू रेडार एंड लाइट वेव। ये नेशनल ओशन साइंस से हम जनरली ये निकाले हुए हैं। तो देखो, प्राइमरी यूज ऑफ सोनार इज नॉटिकल चार्ट, लोकेट अंडर वाटर हैजार्ड, जैसे कि बोले थे ना, हिल्स हो सकता है, आइसबर्ग हो सकता है, टू नेविगेट सर्च मैप ऑब्जेक्ट स्लीप हो सच एज सिपरेक, मैप ऑफ द स्लीप हो, वो बोला था ना डेप्थ, तो ये भी सही होगा। उसके आगे हम लोग थोड़ा जानते हैं कि देर आर टू टाइप ऑफ सोनार, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है, ठीक है। तो एक्टिव सोनार ट्रांसड्यूसर एमिट्स अकॉस्टिक सिग्नल, इतना टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाता है, ऑफ द पल्सेस ऑफ साउंड इनटू द वाटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डेप्थ ऑफ द साउंड पल्सेस, द साउंड बाउंसेस बैक द ऑब्जेक्टिव एंड रिटर्न एन इको। जो मैं बोल रही थी ना कि साउंड वेव्स भेजते हैं और वो रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के। If transducer equipped with the ability to receive signal, it measures the strength of the signal by determining the time between the emission of the sound pulse and reception. ठीक है। एंड पैसिव सोनार क्या है? पैसिव सोनार इज यूज प्राइमरी टू डिटेक्ट नॉइज फ्रॉम द मरीन ऑब्जेक्ट सच एज सबमरीन और शिप्स, marine animals like whale. Unlike active sonar, passive sonar does not emit its own signal. ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिवली ये साउंड वेव्स भेज रहा है और वो रिटर्न बैक करके आता है, फिर उसको साइन देता है कि वो कितना बड़ा है या साउंड पल्स रिसीव करता है। पैसिव में ये नहीं होता है। पैसिव में ये होता है ना कि जो साउंड कर रहा है, जो डिटेक्ट हो रहा साउंड ऑलरेडी है, चाहे वो सबमरीन से हो, चाहे वो शिप से हो, चाहे वेल से हो, वो डिटेक्ट करके ये सोनार टेक्निक यूज करती है। तो बेसिकली हमने देखा कि सोनार दो टेक्निक के होते हैं। एक्टिव होते हैं जो कि अपना साउंड वेव्स भेज रहा है, पैसिव में वो अपना साउंड वेव्स नहीं भेज रहा है, दूसरों का साउंड वेव्स रिसीव करके वहां से डिटेक्ट कर रहा है कि हाउ फार दैट ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द गिवन शिप, या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है ये पता करता है। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। ये बहुत ही बेसिक एनवायरमेंट है। मैं एक चीज एक और देख रही थी कि जब भी ये एनवायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है ना बिहार टीचर की एग्जाम में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होना है। तो इट मीन्स आपको बीपीएससी के लिए ये ध्यान में रखना है कि आपकी बेसिक स्ट्रांग हो, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आपकी बेसिक काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप मतलब अनवांटेड चीजों पे मत भागो कि हाँ करंट अफेयर्स कर लेते, ये कर लेते। पहले बेसिक चीजें ना बहुत ही स्ट्रांग करो कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन बेसिक से आए तो मैं उसमें गलत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है। एटमोस्फेयर रिसीव मोस्ट ऑफ इज एनर्जी इन लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये हम लोगों ने 68 में भी देखा था, ये 68 में क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 39। टंगस्टन इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, मेटल एक्सट्रैक्शन में नहीं, इंसुलेटर में नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है तुम्हारा टंगस्टन। तुमको पता है कि टंगस्टन का क्या फीचर्स है? फीचर्स ऑफ टंगस्टन क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड लो थर्मल एक्सपेंशन कैपेसिटी। ठीक है। तो इसके वजह से ना ये बल्ब में यूज होता है। मतलब बचपन में वो देखा होगा ना फिलामेंट के बल्ब, जो पीले कलर के बल्ब आते हैं वो टंगस्टन के होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो अगर हीट हो गया वो तुरंत मेल्ट कर गया तो वो तो काम नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होना उसका वन ऑफ द फीचर्स है। और थर्मल एक्सपेंशन, जब गर्म होती है चीजें तो ये कॉमनली नोन फैक्ट है कि वो एक्सपैंड करता है। तो अगर वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा। सो इसीलिए ये दोनों को रिलेटेड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नो थर्मल एक्सपेंशन। इसीलिए जो टंगस्टन है ना इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। देख रहे हो कितना बेसिक क्वेश्चन है ये साइंस का।
देखो, इन फॉरेस्ट डू मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड इनहैबिट इन माउंटेनियस एरिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बट एक चीज सोचो, यहाँ पे बुश फॉरेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर बुश है तो बुश में अगर वो नेस्ट लगाएगा एक बर्ड, तो कोई भी एनिमल आके उसके नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका एग को खा लेगा। सो बुश तो होगा नहीं, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगी पाइन या ओक में, इसके लिए आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि पाइन फॉरेस्ट क्या है, ओक फॉरेस्ट क्या है। वैसे इसका आंसर है ओक। तो जनरली पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, कैनपी, कैनपी वो चीज होती है, जैसे ये पेड़ होता है ना, तो जितनी ये घनी होती है, जो घनापन होता है ट्री का, उसे कैनपी बोलते हैं। तो पाइन वाले जो फॉरेस्ट में हो ना, कैनपी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कम होता है, ठीक है, वो स्पार्स होते हैं। अगर तुम पाइन ट्रीज को देखोगे ना, तो वो कुछ ऐसे बनी होती है, ठीक है, एक एक डाली लिखना रहता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये होता है पाइन का। जनरली ना दे मेक अ गुड टिम्बर, टिम्बर होते हैं ना लकड़ी वगैरह जहां से काटते हैं, क्योंकि लॉग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए वो उसमें काम आते हैं। ओक फॉरेस्ट वो होता है ना, इसका डिस्टिंग्विश कि इसकी हैवी कैनपी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो घनत्व है ना ट्री की, वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि एक एम्बियंट एटमोस्फियर बनाती है बर्ड्स लोग को नेस्ट करने के लिए। जितना ज्यादा आपने भी देखा होगा ना आसपास की, जितना घना पेड़ होता है उसमें ज्यादा चिड़ियाएं रहती है, तो वैसे ही ओक फॉरेस्ट जो होता है ना, वो घनत्व के लिए जाना जाता है, इसीलिए ओक फॉरेस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये तो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको नेशनल पार्क के, इंडिया के भी एंड बिहार के भी। खैर बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है, बाकी सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या होता है, ठीक है। नेशनल पार्क बहुत बड़े होते हैं एरिया वाइज में, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थोड़े छोटे होते हैं। नेशनल पार्क में थोड़ा सा कंट्रोल जो होता है, इन आउट जो मेंबर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो होता है, वो उसमें रेगुलेशंस जो होते हैं ना, कम होते हैं। अगर आपको नेशनल पार्क के बारे में पता हो, तो एक कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया में कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता, मतलब इवन पीपल भी वहां पे नहीं रह सकते हैं, बस वहां पे थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो सकता है, स्टडी पर्पस के लिए काम हो सकता है। जो बफर एरिया होता है, वहां पे कम्युनिटीज या ट्राइब्स को रहने दिया जाता है, एंड ट्रांजिशन में कुछ कुछ अलाउ होता है, शायद टूरिज्म वगैरह या जो भी इकोलॉजिकल टूरिज्म होता है वो प्रमोट होता है। तो बेसिकली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिफरेंस होता है। एंड आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब ये क्वेश्चन देखो, गिंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु, ये करेक्ट है, ठीक है। बालफक्रम मेघालय का ये भी करेक्ट है। भगवान महावीर बिहार में नेशनल पार्क है, नहीं, ये गलत है। और ये पूछ क्या रहा है, विच इज नॉट करेक्टली मैच, सो इसका आंसर सी होगा। अगर हम बिहार के मैप पे जाएं, दिखाते हैं तुमको, ठीक है, तो ये देखो यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और यही एक नेशनल पार्क है। बाकी देखो, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, बरेला झील है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ मतलब ये टाइगर रिजर्व है, पंत राजगीर है, भीमबंद है, ठीक है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, महावीर बोल के कुछ भी नहीं है। नागी डैम है, नटकी डैम है, विक्रमशिला है, ठीक है, कांवर झील है, कुशेश्वर है, कंवरताल है। तो ये तुम्हारा बिहार का मैप है, जहां पे इतने सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। सब आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और कौन से रिवर के बीच में, या कोई रिवर फ्लो करती है तो क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा कि कौन से ईयर में ये फॉर्म हुआ था, पहला कौन है, ठीक है, फर्स्ट कौन है, लेटेस्ट कौन है। तो ये बिहार का ना इन आउट आपको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ और बिहार वाला जो क्वेश्चन, बिहार टीचर वाला जो क्वेश्चन पेपर है, वो दोनों टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके अपना एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई आइस, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारा सॉलिड नाइट्रोजन होता है, ठीक है। What is the last sign of active volcano? देखो, गीजर्स तो होगा नहीं, लास्ट साइन बोल रहा है ना, ये शायद फार्मलोस होगा। क्रेटर्स तो वो पहले फॉर्म होते, उससे तो निकलते, तो ये क्रेटर्स तो पहले फॉर्म होंगे, लास्ट में जो फार्मलोस है वही आते होंगे, ठीक है। आप डिड्यूस कर सकते हो। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना लैंड फॉर्म्स, तब वहां पे हम
पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी में आपके फिजिकल ज्योग्राफी में होगा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये देखो, कांग्रेस सोशल पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, अब सबको मालूम है कि 1934 में होता है, बट इन्होंने एग्जैक्टली पूछ लिया मंथ कौन सा है, ठीक है। तो आपको यहां से ये सीख मिलती है कि आपको थोड़ा डेट याद होना चाहिए, ठीक है। जो मेजर है, मेजर डेट्स याद होने चाहिए, एग्जैक्ट डेट, ठीक है। तो इन केस अगर क्या करता है बीपीएससी, जैसे 69th में थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, इन केस अगर वो थोड़ा फैक्चुअल बेस भी शिफ्ट करे ना, तो आप दोनों तरीके से रेडी रहो कि हम फैक्ट भी प्रिपेयर करेंगे और हम अपना कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग करेंगी ना, तो पेपर चाहे थोड़ा फैक्चुअल आए चाहे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आए, उसमें आप ना अच्छा परफॉर्म करोगे। इसीलिए जो फैक्ट्स है, जैसे कि ये बिहार सोशलिस्ट, आपको पता है जेपी नारायण फॉर्म किए थे और वो बिहार से बिलोंग करते, तो इसका डेट आपको पता होना चाहिए। इसका है शायद अक्टूबर 1934, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी 1953, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ। अगर आपको इवोल्यूशन पता हो तो पहले जेपी धर कमेटी हुई थी 1948 में, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जेबीपी हुई थी, ये भी 1948 में ही हुई थी। फिर लास्ट में ना ये फज अली हुई थी, तो फज अली ना 3 मेंबर कमिटी थी, और 3 मेंबर कमिटी में यही थे, पनिकर थे, फज अली थे, कुंजरू थे। ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। एक और चीज है, ये ना लिंग्विस्टिक लाइन पे, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बेस पे तुम्हारा स्टेट को रीऑर्गेनाइज मतलब डिवाइड करने की बात की थी। वही 1953 में आंध्रा फॉर्म हुआ था, तेलुगु स्पीकिंग हुआ था। श्री रामलू बैठे थे अनशन पे, और ये स्ट्राइक मतलब ये अनशन पे बैठे थे कि तेलुगु भाषा भाषी है ना वो अलग हो जाए। तो बेसिकली ये जो डेपी धर कमेटी है या जवाहरलाल ये जेवीपी कमेटी है ना, इन्होंने ना मना कर दिया था कि नहीं, लिंग्विस्टिक लाइन पे तो रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। बट फज अली जो थी ना, उन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट वन स्टेट वन लैंग्वेज के फॉर्मूला पे हम नहीं चलेंगे, ठीक है, कि मतलब एक स्टेट हो ऐसा नहीं होगा। सो इन्होंने एग्री कर लिया था कि लिंग्विस्टिक लाइन पे हमें डिवाइड करना चाहिए। तो इसके मेंबर ये थे, सो मोर देन अबव ये आंसर होगा, ठीक है। रियर व्यू मिरर, ये भी घटना चक्र ले लो, लूसेंट ले लो, ये हो जाएगा। मिलिटेंट पीसेंट लीडर, मिलिटेंट मतलब क्या होता है, थोड़ा रिवोल्यूशनरी हो जो। अब आपको पता है राजकुमार शुक्ला थे, ये गांधी जी को बुलाए थे, तो मतलब गांधी जी के फॉलोअर थे, थोड़े नॉन वायलेंस होंगे। अगर ये इतने ही रिवोल्यूशनरी होते तो ये खुद से ही कुछ कदम उठा लेते, बट ये गांधी के द्वारा किए, तो ये तो हो नहीं सकते। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद भी ये गांधी जी के फैक्शन से ही बिलोंग करते थे, तो ये नहीं होते। तो जो मिलिटेंट पीजेंट है, थोड़े से ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये थोड़े रिवोल्यूशनरी थे, और इसका आंसर सहजानंद सरस्वती होगा, ठीक है। फूड चेन में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एट ट्रॉपिकल लेवल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी बेसिक एनवायरमेंट है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा नहीं होता है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, बट चूंकि वहां का सॉइल जो होता है ना इनफर्टाइल होता है या न्यूट्रिएंट डेफिसिट होता है, न्यूट्रिएंट नहीं होता है, इसीलिए वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए ना ये इंसेक्ट खाते हैं। तो बेसिकली वो प्रोड्यूसर भी होते हैं और वो प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं कि इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, इसीलिए इसका आंसर ना मोर देन अबव होगा। तो यहां से सीखने की ये बात आती है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाँ करते हैं वो फोटोसिंथेसिस। क्या वो क्या बोलते हैं, क्या वो इंसेक्ट भी खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, हाँ वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सॉरी वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर तो वो हो गए जो प्लांट्स खाते, ये प्लांट्स नहीं खाते, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो इंसेक्ट को खाते, इंसेक्ट जाते हैं ना वेरियस प्लांट से वो लेते, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु असैसिनेटेड सर कर्जन विली इन लंदन, मदन लाल धिंगरा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये भी ना फेब का क्वेश्चन है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था नासा वाला ना, वो शायद जनवरी वगैरह का वो करंट अफेयर्स था। सो इनसैट 3DS लॉन्च श्रीहरिकोटा 18 विल बी यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में ना जनरली यही इनसैट 3D 3DR एंड 3D जो है, ये तुम्हारे ये 3 सीरीज है जो कि तुम्हारा मेट्रोलॉजी के लिए यूज होता है। जब हम स्पेस करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो सीरीज ऑफ सैटेलाइट है कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद मैं बिहार टीचर वाला जब ये डिस्कशन खत्म कर दूंगी ना, फिर मैं साइंस एंड टेक ही उठाऊंगी
और मैं वही डिस्कस करूंगी, तो वहां पे अपने ये डिस्कस कर लेंगे कि इनसैट 3D सीरीज या जो भी है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, या मेट्रोलॉजी का क्या होता है, वेदर फेनोमेना वाला क्या होता है, या फिर डिफेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वो सब बेसिकली थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो ये आराम से आप कर लोगे। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज वेरी सीवियर डिजास्टर, ये भी बेसिक है, टेक्टोनिक, बेसिक ज्योग्राफी है, टेक्टोनिक है। टेक्टोनिक में वो मूव करेंगे तभी तो वो हिलेगा, तभी तो वो मोस्ट डिजास्टरस होगा, ठीक है। द एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू प्रिकॉशंस इन द सेम वे इलनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डॉक्टर नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, क्लीनलीनेस हो सकता है, बट इलनेस जनरली ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम सुनते होंगे, तो प्रिवेंशन से भी रिलेटेड है। मैं कंफ्यूज हूं, इसका आंसर सी भी हो सकता है, इसका आंसर ई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि क्लेanलीनेस दिया हुआ है एंड क्लेanलीनेस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स इन अ हीटिंग इफेक्ट ओनली, हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना टंगस्टन का जो बल्ब का होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, ये भी एकदम बेसिक ज्योग्राफी है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, इट इज दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये नेहरू के टाइम पे ओपन हुई थी, एंड जब बिहार की बात है तो उस समय संयुक्त बिहार था, तो इसका आंसर ए होगा, दामोदर वैली, ठीक है। द पोलिंग ऑफ बाई इलेक्शन इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसी विच कैंसल 2060, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग है, कोई आइडिया नहीं, आप छोड़ सकते हो। खैर इसका आंसर तमिलनाडु है। अब ये देखो क्वेश्चन 64, पद्मश्री उषा किरण खान हैड फॉलोइंग अचीवमेंट, क्यों ये क्वेश्चन पूछा है, ये है ना फरवरी में इनका डेथ हुआ है, ठीक है, एंड शी इज वन ऑफ द फ्रंट रनर इन मैथिली भाषा होता है ना, ये काफी चीजें काम की है मैथिली भाषा में, तो इससे ये समझ में आता है कि जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, शायद एक बार पासवान जी के पे पूछा गया था ना, उनकी डेथ के बाद वो पूछा गया था वो किस पार्टी के रोल है, तो वैसे ही ये मैडम जो है वो मैथिली में बहुत ही अच्छा काम की है, ठीक है, इसी वजह से इनका डेथ फेब में हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं वो जनवरी और फेब से क्वेश्चन आया है। तो क्या ये साहित्य अकादमी अवार्ड जीती थी, हाँ ये जीती थी, ये भारत भारती भी जीती थी, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना ये मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो इससे ये भी एक हमें आइडिया मिलता है कि हमें पद्मश्री कौन इस बार जीता है बिहार से, एंड उन्होंने क्या क्या बुक लिखा है और क्या क्या अवार्ड्स लिया है, तो उसका इन आउट हमें ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पर्सनालिटी जो डेथ की है उनके बारे में तो रिसर्च करना ही है, उसके अलावा कौन साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है मैथिली में, या कोई भी भाषा जो कि बिहार से रिलेटेड है, भोजपुरी वगैरह से, या पद्मश्री कोई भी बिहार से जीता है, तो उसका हमें आइडिया होना चाहिए कि वो कौन से बुक्स लिखे हैं या वो कौन से अवार्ड्स जीते हैं, तो ऐसे आइडिया होने चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल लॉर्ड इरविन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आप लूसेंट से करोगे तो लैक्रिमल ग्लैंड है जो आंखों के पास होती है, ठीक है। थायराइड तो एंडोक्राइन है, पिट्यूटरी भी एंडोक्राइन है, तो इसका आंसर लैक्रिमल होगा, ठीक है। अटल सेतु, ये बहुत ही फैक्चुअल है क्योंकि इस बार ही हुआ था, तो 21.8 किलोमीटर, ये करंट फैक्चुअल करंट अफेयर्स है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ग्रेटर ड्यूरिंग एपीहीलियन, मैंने ना ऐसे याद किया था, जैसे कि क्या होता है, ये सन है, अर्थ ऐसे ऐसे मूव करती है, तो सबसे दूर ऐसे होता है और सबसे पास जो होता है ये ऐसे होता है, तो जो पेरीहीलियन है ना, पीपी मतलब पीपी पास होता है, तो पास तो नहीं है, ये सबसे फर्दर्स्ट पूछ रहा है, इसीलिए एपीहीलियन हो रहा है। खैर मैंने ये डायग्राम आपके ये में डाल दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि समर इक्विनॉक्स कब होता है, ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, ठीक है। देखो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है, विंटर कब होता है, समर सॉलिसिट होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये जो है ना एपीहीलियन वाला पीरियड है और ये जो होता है ना ये पेरीहीलियन वाला पीरियड है, ठीक है। 71 पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी गोपाल कृष्ण गोखरे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पीपल हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस, ये इसका आंसर 23 है, ये बहुत ही फैक्चुअल है, आपको आता है तो पता है। खैर इसके अलावा भी और फ्रिंज क्या एरिया में हम जा सकते हैं, ये देखो, सिंस 1946 इंडिया हैज सीन 23 चीफ मिनिस्टर इन बिहार स्टार्टिंग फ्रॉम श्री कृष्ण सिंह in 1946 to currently serving chief minister नीतीश कुमार।
ठीक है, एवर सिंस 2015। बिहार हैज बीन अंडर प्रेसिडेंट रूल फॉर 8 टाइम्स। ये आपका एक अलग फैक्ट हो गया कि कितनी बार प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगा है, दैट इज 8 टाइम्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। द लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी इज कांग्रेस। ये भी आइडिया होना चाहिए। हम लोगों को लगेगा हो सकता है जेडीयू हो सकता है या आरजेडी हो सकता है, बट इट इज कांग्रेस हु हैज रूल, फिर उसके बाद जेडीयू है, फिर उसके बाद आरजेडी है। ठीक है, तो ये बेसिक यहां से हम डिराइव करते हैं कि जो होता है ना स्पिल ओवर नॉलेज जो होता है ये हो गया है। द बैंक ऑफ विच रिवर इज प्लान टू डेवलप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टी पार्क, इट्स अ हुगली रिवर। ये भी करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट रीजन, इसके लिए ना इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एथनिक वायलेंस इन मणिपुर ऑन 3 मई 2023। देखो ये पूछ लिया है कि 23 का, थोड़ा एक साल पुराना है, बट ये ना कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, क्योंकि एक चीज से ना कभी भी कोई वायलेंस नहीं होती है। ईयर आफ्टर ईयर या कुछ दिनों का कुछ वो पाइल्ड अप होता है तभी झगड़ा होता है। अपने कॉमन लाइफ में भी हम देखते हैं ना कि एक पर्सन से झगड़ा ऐसे नहीं होता कि वो आके कुछ बोल दिया और हम झगड़ लिए। वो कुछ कुछ सीरीज ऑफ एक्शन होती है जो कि हमारे रिएक्शन को ये करती है, एनहांस करती है और हम उससे लड़ पाते हैं। तो माइती कम्युनिटी शुड बी गिवन शेयर इन जॉब रिजर्व फॉर कुकी कम्युनिटी। हाँ, ये हो सकता है, वहां पे हाई कोर्ट का कुछ एक आया था स्टेटमेंट कि उसको ना शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे देंगे। माइटी माइटी कम्युनिटी शुड बी गिवन स्टेटस ऑफ ट्राइब। हाँ, ये भी था कि ट्राइब का दे देंगे तो वो कर लेंगे। लैक ऑफ रिसोर्सेज टू माइटी कम्युनिटी, देखो माइटी कम्युनिटी का लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, ये काफी वेल ऑफ थे। कुकी है जो कि तुम्हारे थोड़े से रिसोर्स लैक करते, तो ये नहीं होगा, बट ये दो तो जरूर होगा। सो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। बाकी बीपीएससी क्या देता है, मेरे नॉलेज या मेरा जितना नॉलेज बेस है उसके हिसाब से डी आंसर होगा। माइटी कम्युनिटी शेयर्स इन जॉब एंड माइटी कम्युनिटी शुड बी गिवन स्टेटस ऑफ ट्राइब, क्योंकि माइटी जो है, अगर आपको मणिपुर का मैप पता हो तो ये जो वैली है ना उसे रूल करते हैं, और जो कुकी है नागाज है वो हिलीज पे जाते हैं। तो बेसिकली ये वैलीज में तो ये काफी वेल ऑफ है। वही हाईकोर्ट ने उन्हें जजमेंट दिया था ना कि इन्हें ट्राइब घोषित कर देंगे, इन्हें भी रिजर्वेशन दे देंगे, तो इसी की वजह से कुकी और माइती में थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया, अगर न्यूज़पेपर, मैं कहती हूँ कि न्यूज़पेपर आप फॉलो करो, क्योंकि उससे ना आपका थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ता है और आप कहीं सोचोगे कि अरे ये कहीं तो पढ़ा है, ये कहीं तो पढ़ा है, और वो एग्जाम में हिट करता है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप अवेयर सिटीजन बनना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, फिर आते हैं 79। देखो, मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। मीथेन के बाद आता है CO2 और फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन। थोड़ा सा आप देख लेना, शायद ये 50 से 75% होता है, ये 25% होता है, आप देख लेना, बट ये तीन आपको याद होने चाहिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? बांग्लादेश। बेसिक ज्योग्राफी है ये आपकी। ये देखो, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। एक और चीज मैं ध्यान दी हूं कि इन्होंने ना पोस्ट इंडिपेंडेंस से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं या क्या किया। आगे आने वाले क्वेश्चन में भी एक दो क्वेश्चन होंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस होंगे, तो थोड़ा सा ना पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार से रिलेटेड जो पर्सनालिटी है उनका आप पढ़ लेना, ठीक है, कि वो क्या क्या किए हैं। क्योंकि इस एनालिसिस से ये पता लग रहा है, जैसे मैंने करंट अफेयर्स का बोला कि उन्होंने जनवरी फरवरी से पीछे नहीं पूछा है, वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस में ना इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान है। मतलब एक दो तीन क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से आए हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, शॉर्टेज था ना, हम लोग पढ़ते भी है कि शास्त्री जी ना, क्योंकि ड्रॉट आ गया था तो शास्त्री जी एक दिन में एक दिन खाना खाते थे, तो ये सही स्टेटमेंट है। एंटी हिंदी एजिटेशन भी हुआ था उनके दौरान, एंड पाकिस्तान वाला वॉर तो फेमस है, तो इसका आंसर मोर देन अबव है। ठीक है, अब ये देखो, बिहार का कास्ट सर्वे से पूछ लिया है। ठीक है, अपर कास्ट, यहाँ पे इसका आंसर ना मोर देन अबव है। मैं ये डिटेल में अभी डिस्कस करूंगी, ये पेपर का थोड़ा मैं और एनालिसिस कर दूं, तो मैंने पीडीएफ में ना वो सारा डिटेल एक जगह पे, जितने भी न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए ना मैंने एक जगह पे कर दिया है, एंड वहां से आप एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हो। एंड माइंड इट, आप फैक्ट्स पे ध्यान देना, क्योंकि ये एकदम शेयर फैक्ट्स हैं। और ऐसा नहीं पूछा है कि शेड्यूल कास्ट कितना, शेड्यूल ट्राइब, ये ऐड करके है, पता है, बैकवर्ड क्लास में भी ईबीसी एंड ओबीसी का ऐड करके है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ लिया कि हाँ शेड्यूल ट्राइब आपको पता हो तो 1% है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पे ऐड करके ना इन्होंने परसेंटेज दिया है। ठीक है, 86 SPM, ये बेसिक
एनवायरमेंट है, इट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आयरन पिलर आपको पता होगा, ये दिल्ली में मेहरौली में है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। रेड फोर्ट दिल्ली में जो आर्मी है, ये भी 1946 में हुआ था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 89, ये भी बेसिक एनवायरमेंट है, ठीक है। आपको मैं बता रही हूँ कि कितना ज्यादा जरूरी है आपका ये बेसिक स्ट्रांग होना। Major top source of oxygen in the atmosphere is photosynthesis by forest plant, photosynthesis by grassland and photosynthesis by oceanic plant. Oceanic plant मतलब planktons. ठीक है, आपको अगर पता है कि CO2 का रिजर्वॉयर ओशन होता है एंड CO2 का अगर रिजर्वॉयर है मतलब प्लांट्स भी ज्यादा हैं, वही ज्यादा खींच रहे हैं CO2, तो वही ज्यादा ऑक्सीजन देंगे। इसका आंसर सी है। फर्स्ट पे ये ओशियानिक आते हैं, सेकंड पे ये फॉरेस्ट आते हैं, थर्ड पे ये तुम्हारे ग्रासलैंड आते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बहुत ही फूड चेन वाला है। अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे, ग्रास, डियर, टाइगर, यही आंसर है। ग्रास, रैबिट, एलिफेंट। एलिफेंट तो खाता नहीं है। ग्रास फिश खाता है, लेकिन फिश को क्या काउ खाता है? नहीं खाता है, तो ये गलत, ये गलत, इसका ए आंसर है। सिलेरी मसल्स, ये बेसिकली तुम्हारा घटना चक्र या ल्यूसेंट ले लो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम यहां तक करते हैं, अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, बट उससे पहले जो मैं बताई थी कि चलो कास्ट सेंसस की बात करते। कास्ट सेंसस नहीं बोलते उसे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे। सेंसस जो होता है ना, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, नॉट इन स्टेट लिस्ट। सो बेसिकली सेंसस जो है वो सेंटर कराएगा, स्टेट नहीं करा सकता है। स्टेट जो है ना, वो सर्वे करा सकते हैं। तो सर्वे कहां से करा सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि उसे एम्पावर करता है? लेट्स रीड इट। जो आर्टिकल 340 है ना तुम्हारा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो सर्वे करा सके। सो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द क्लासेस। और ये क्लासेस है, कास्ट नहीं है। जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे ना कास्ट सर्वे का एंड कास्ट सेंसस का, तो ये एस्पेक्ट आएगा। क्लासेस की बात कर रहा है, कास्ट की बात नहीं कर रहा है। तो प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट कमिश्नर कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन फिट टू इन्वेस्टिगेट सोशली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफिकल्टीज। यहाँ पे भी है, द कमीशन विल आल्सो इन्वेस्टिगेट द मैटर रेफरिंग टू देम द प्रेसिडेंट रिपोर्ट सच अ फैक्ट फाउंड देम मेकिंग रिकमेंडेशन। तो ये याद रखो कि तुम्हारा एनी स्टेट कंडीशन सब्जेक्ट टू ये है, तो एम्पावर कहां से मिल रहा है इसे सर्वे कराने का? आर्टिकल 340 से स्टेट का। ये बेसिक। अभी हम ना हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देख रहे हैं कि कैसे कास्ट जो सर्वे हुआ है इंडिया के पॉलिटिक्स में। थोड़ा इवोल्यूशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट एरिया फ्रॉम 1951 टू 2011 हैज बीन पब्लिश डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बट नो डेटा ऑन कास्ट। बिफोर दैट एवरी सेंसस अल्टिल 1931 डेटा ऑन कास्ट। तो लास्ट कब कास्ट सेंसस हुआ था? इट वॉज इन 1931। ये आपका मेजर एक फैक्ट हुआ कि 1931 तक हम कास्ट पब्लिश करते थे, बट उसके बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1941 में ना ये MW ईस्ट जो है वो सेंसस थे, वो दिए थे पब्लिश करने के लिए, फिर वो पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर ओबीसी के लिए बना है एक मंडल कमीशन। आपको पता होगा कि फर्स्ट जो बैकवर्ड कमीशन बना था वो काका केलकर कलेकर कमिटी था, आई थिंक 1963 में था, एंड ये मंडल कमीशन सेकंड था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड फैक्ट हुआ कि फर्स्ट वाज काका कलेकर एंड सेकंड वाज मंडल कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद है सोशो। हमारे फिर 1931 तक तो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, बट उसके बाद ना कोशिश किया गया, क्योंकि देखो अब ओबीसी है या बैकवर्ड क्लासेस है, ऐसे उसके अंदर तो बहुत ही सब क्लासेस भी है ना, तो थोड़ा सा टारगेट बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने के लिए ना एक मांग उठाई गई थी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके तरफ में ना स्टेप्स ली थी। 4,893 करोड़ का दिया गया था एंड इट वॉज कंडक्टेड बाय, हम सोचेंगे कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस करेगा, बट यहाँ पे ना रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन में किया, रूरल डेवलपमेंट इन रूरल एरिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन इन अर्बन एरिया में किया था, जो कि 2016 में कंडक्ट कराया गया था। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब कराया गया था? 2016 में। ये आपका थर्ड फैक्ट हो गया।
फिर क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट है ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को दिया गया, जो कि एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म की गई नीति आयोग का वाइस चेयरमैन में अरविंद पनागरिया। ये हो गया थर्ड कि कौन सा एक्सपर्ट कमिटी जो नीति आयोग फॉर्म किया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए, दैट वाज अरविंद पनागरिया। बट ये क्या हुआ ना, इसका डेटा ना कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो सेंसस है वो यूनियन में आता है, स्टेट की पावर में नहीं है। स्टेट सर्वे करवा सकता है बैकवर्डनेस ऑफ एनी क्लासेस, दैट इज अंडर आर्टिकल 340। फिर उसके बाद हम क्या देखे थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ना हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तो पब्लिश करते, कास्ट का नहीं किए। तो लास्ट कब पब्लिश हुआ था, 1931 में पब्लिश हुआ था। 1941 में जो एक कमेटी फॉर्म हुई थी MN ईस्ट की, उन्होंने नहीं दिया था। फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब हुआ था, 2016 में हुआ था, या उससे पहले बैकवर्ड कमीशन कौन कौन से दो फॉर्म हुआ है, एक काका केलकर हुई है, एक मंडल कमीशन हुआ है। ठीक है, अब यहां आते हैं बिहार से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री। तो मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी जो थे बिहार के ना, वो सेकेंड डे ऑफ विंटर सेशन, जनरली आपको ये है कि 2 अक्टूबर को ना ये पब्लिश हुआ था 2023, विजय कुमार चौधरी किए थे, ये पहला फैक्ट है। अब डेटा में देखो, according to the data there are 33.16 poor families and OBC are 25 from other families, 25 families in general category, 35 poor families in extremely backward committee and 42% families in scheduled caste and 42% poor in scheduled tribe। तो कितने कितने पुअर है, 33 ओबीसी में है, 25 जनरल में है, 33 तुम्हारा ईबीसी में है, 42 शेड्यूल कास्ट में है एंड 42 तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब में है। तो इससे ये पता लगता है शेड्यूल कास्ट ना पुअरेस्ट कम्युनिटी है। 2016 पेज का रिपोर्ट था और कहा गया कि जो पॉवर्टी है ना सबसे हाईएस्ट ना भूमियार में थे, डोमिनेंट कास्ट में 27, फिर उसके बाद सेकंड पे आते हैं शायद ये कम्युनिटी टोटलिंग टू इतना, सेकंड में आते हैं ब्राह्मण्स, थर्ड पे आते हैं राजपूत और सबसे एफ्लुएंट या सबसे रिच जो थे ना कायस्थ थे। मैं इसलिए डिटेल में जा रही हूँ ना क्योंकि पता नहीं वो एग्जैक्ट डेटा पूछ लिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ शेड्यूल कास्ट जो है सबसे पुअरेस्ट है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा पुअर भूमियार है, फिर उसके बाद ब्राह्मण है, फिर राजपूत है और सबसे कायस्थ वेल ऑफ है राजपूत है। ये वाला आप पढ़ लेना, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट अपने टेलीग्राम में दे दूंगी। देखो अब द डेटा ऑल्सो रेज सीरियस कंसर्न ओवर बिहार एजुकेशन सिस्टम। यहाँ से ना जो सर्वे से हमें एजुकेशन के बारे में पता लगेगा, पॉवर्टी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। ओनली 7% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ ग्रेजुएट। सोच रहे हो कितना कम है कि बिहार में 10 या 11 करोड़ बंदे हैं या आदमी हैं, उसमें से सिर्फ 7% ग्रेजुएट है। लेस देन 1% ऑफ द टोटल आर पोस्ट ग्रेजुएट, ओनली 1% आप पीजी किए हुए हैं। एंड 22.67 population has secured schooling from class 1 to 5, 14% has educated from 6 to 8। तो बेसिकली ये याद रख लो कि ग्रेजुएट्स ओनली 7% है एंड पोस्ट ग्रेजुएट 1% है, बाकी उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। आप एक बार गो थ्रू कर लेना थोड़े से आइडिया बनाने के लिए। अब इनकम पे आते हैं। The report says that 34.13 over 1/3 of the family state monthly income 6,000 or less। तुमको समझ में आ रहा है, 1/3 जो पॉपुलेशन है उसका 6,000 से भी कम है तुम्हारा इनकम पर मंथ। 6,000 पर मंथ का क्या होता है, तो कितने लोग पुअर हैं। द सर्वे ऑल्सो आइडेंटिफाइज दैट 29.61 हैव मंथली इनकम रेंजिंग फ्रॉम 6,000 to 10,000 एंड ओवरऑल 63% फैमिली आर हैविंग अप टू 10,000। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ना 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन 34% जो है 6,000 से कम कमा रहे हैं। ऑफ 2.97 करोड़ फैमिलीज की ये बात कर रहा है, ठीक है, हम पॉपुलेशन की बात किए थे। लिविंग इन द स्टेट ओवर 94 लाख फैमिलीज आर पुअर। ये फैमिली की बात कर रहा है, पीपल की बात नहीं कर रहा है। एंड ओनली 4.47 फैमिलीज हैव मंथली इनकम ऑफ 50,000। सिर्फ 4% लोगों का नहीं, फैमिलीज का 50,000 से फैमिली में मदर फादर सब आते हैं ना, तो उसका 50,000 है। Among OBC, Yadavs have government job of 1.55 as compared to Kurmis 3.11 of the communities। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हारा, यहाँ एब्सोल्यूट नंबर में ना यादव के पास एब्सोल्यूट नंबर देखो 2 लाख ये है, उनके पास सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है, एंड कुर्मीस का 1 लाख है, सेकंड पे है एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात करें, जैसे कि 100 यादव लोग हैं
तो 1.55 ही है और 3.1 कुर्मीज का है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में यादव्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा उनके पास है ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट जॉब्स। मुस्लिम कम्युनिटी में मैक्सिमम शेख कम्युनिटी के पास गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, एंड जनरल कैटेगरी में कायस्थ के पास है, ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं सिमिलरली अमॉन्ग ईबीसी कंप्राइजेस ऑफ 112 क्लास, तेली कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा है। तो अभी क्या क्या, ओबीसी में यादव, मुस्लिम में तुम्हारा शेख, फिर उसके बाद जनरल में कायस्थ और ईबीसी में तेली। हाईएस्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। देखो फोर व्हीलर जो है ना सॉरी 0.44% के पास है, ठीक है, टू व्हीलर 3% के पास है। लैपटॉप्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण्स के पास है। एक और चीज है 14% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन लिव्स इन हट, झोपड़ियों में 14% पॉपुलेशन रह रही है, ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और कुछ फैक्चुअल चीज है, 2 अक्टूबर बिहार गवर्नमेंट पब्लिश द कास्ट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट, ईबीसी एंड ओबीसी टुगेदर नियरली 63% ऑफ 13 करोड़ पॉपुलेशन। सेंसस 2011 के हिसाब से हमारा 10 करोड़ पॉपुलेशन था बट अब बढ़ गया है। अभी तो हमारा 2021 वाला सेंसस नहीं हुआ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कराना था। कास्ट सर्वे हैज 17 पॉइंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सॉरी मैं भूल गई कि ये 17 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 17 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ये सर्वे कंडक्ट कराई गई है। एक ये फैक्ट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये जो सारे कटिंग्स है ना सारे न्यूज़पेपर से है। अब यहां पे देखो सर्वे टाइटल क्या था, बिहार जनजाति आधारित गणना, बिहार जनजाति आधारित गणना, ये उसका टाइटल था। 13 करोड़ पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा बैकवर्ड में सबसे ज्यादा यादव है, फिर कुशवाहा है। ये देखो बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं, 27% है, ईबीसी 36 है, तो यही पूछे थे ना 36 प्लस 27.1, तो अगर देखो तो ये 13 का 13, ये 63% है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट था। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का था 9.7 एंड 1.7, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे एक आ गया, 10 11 का 1 21, तो ये ऐसे पूछे थे। अनरिजर्व का तुम्हारा 15.5% है। बिहार लॉन्च्ड 2 फेजेड कास्ट सर्वे फ्रॉम 7 जनवरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैकवर्ड क्लास में सबसे ज्यादा यादव्स हैं, फिर उसके बाद कुशवाहा है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में सबसे ज्यादा तेली का पॉपुलेशन है, एंड सेकंड कौन है, ये हो गया मल्लाह हो गए, सेकंड है। शेड्यूल कास्ट में अगर देखे तो चमार, मोची, रविदास ये 5% के हैं, 25 है। दुसाद दुसाद जो है वो सबसे ज्यादा है, 5.31% है, ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे दूसरे आते हैं चमार, मोची। ये अनरिजर्व में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, सेकंड तुम्हारे राजपूत हैं। तो ये फेयर आइडिया होना चाहिए कि देखो ईबीसी में कौन कौन है, बैकवर्ड में कौन कौन है, यादव है, कुशवाहा है। ईबीसी में कौन है, मल्लाह और तेली है। शेड्यूल कास्ट में कौन कौन है, दुसाद है, चमार, मोची, रैदास है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या है। मोर देन थर्ड ऑफ बिहार फैमिली अराउंड लिव्स अराउंड 200 डे, वही बोले थे ना कि लेस देन 6000 तुम्हारा कितना है, 1/3 34% का 6000 से कम है। 96% हैव डोंट हैव एनी व्हीकल। एज पर कास्ट सर्वे द होम 2.9 एंड फैमिली 94 लाख लिव, ये वाला हम लोग पहले डेटा देख चुके हैं, फिर से ये रिपीटेड है, मैं यहाँ पे डाल दी हूँ क्योंकि फिर से वो आपके रीइंस्टेट हो जाएगा। कच्चा हाउस 14% जो हट में रहते हैं हम लोग पढ़े थे, 15% लिव इन हट, अनदर 27 इन टिन शेड वाला है, तो ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो शेयर ऑफ पुअर जो है सबसे ज्यादा तुम्हारा किसमें, हम बोले थे शेड्यूल कास्ट में है ना, ये वाला भी हम लोग डेटा देख चुके हैं। सबसे ज्यादा है शेड्यूल कास्ट में ना, मुसहर है, डोम्स हैं, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट में। फिर ईबीसी में ओनली 5% ऑफ एससी अर्न्स बिटवीन इतना टू इतना, तो हम बोले थे ना मोस्ट पुअर तुम्हारा शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, भूमियार से। ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ही फैक्चुअल लगेगा, बट आप एक दो बार जब रीड करोगे ना इस चीज को तो ये माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ हाँ ये जो है ना कास्ट डायनेमिक्स है बिहार में, और ये ना आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि 69 के मेंस में उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया था कि बिहार सेंसस के बारे में, उसका शायद एनालिसिस उन्होंने पूछा था।
तो ये आपको ना मेंस में भी हेल्प करेगा कि हम कहाँ पे टारगेट बेनिफिशियरी हेल्प कर सकता है। अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट का ना इतना पॉपुलेशन है एंड मोस्टली पुअर इसमें है, सो वी कैन टारगेट आर जो भी सात निश्चय है तुम्हारा बिहार का, या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो वो हम उधर डायरेक्ट कर सकते हैं एंड अपने रिसोर्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि अकीन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सोशलिस्ट जो है पैटर्न जो बोला जाता है, नेहरूवियन पैटर्न जो है उसे फॉलो करने के लिए। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। ये कास्ट सेंसस वाला भी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप इसको ना एक दो बार गो थ्रू करना। बहुत डाई हार्ट नहीं है कि आप सारे फैक्ट्स रट लो, लेकिन हाँ कुछ कुछ फैक्ट्स ना टिप्स पे होने चाहिए, जैसे परसेंटेज ऑफ क्या क्या है ओबीसी ईबीसी का, वो है 2 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था, 7 जनवरी से 2 फेज में लॉन्च हुआ था, ठीक है, विजय कुमार चौधरी। तो ये सब जो सर्टेन फैक्ट्स है ना वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट में और एनालिसिस डालूंगी, उसका भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे ही डाल दूंगी। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।